हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का नया टॉपिक जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके जो टॉपिक्स हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ध्यान से आप क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं बच्चों पहली स्लाइड पे, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, मतलब कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि एक सेंट्रल एटम क्या होते हैं, सेंट्रल एटम लाइक आयरन और कोबाल्ट इज लिंक्ड टू नंबर ऑफ अनायंस। ये बहुत सारे अनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। आपका जो मेटल एटम है जो कि है कोबाल्ट is linked to a number of neutral molecules like ammonia, or you can say with any number of anions like F minus, Cl minus or Br minus ions. Clear? Now FeCO is linked to number of anions or neutral molecules. neutral molecules क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है अमोनिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, और ये आपस में अटैच्ड होंगे बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि अमोनिया के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे टुवर्ड्स अ मेटल एटम। ये जो बॉन्डिंग होती है लोन पेयर की टुवर्ड्स अ मेटल एटम, यही इसी को कहते हैं हम, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम एप्लीकेशंस में देखते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल भी बच्चों एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लोरोफिल इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड in which the metal which is used is magnesium. मैग्नीशियम वो मेटल है जो कि क्या होता है, डिफरेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स जो आपकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। अनदर एग्जांपल हम देख सकते हैं हीमोग्लोबिन भी बच्चों एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें कि मेटल एटम होता है आयरन। क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि विटामिन B12, जिसमें कि जो मेटल एटम होता है वो होता है कोबाल्ट। तो हमने यहाँ से क्या समझा, वाटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल किसी भी डिफरेंट लाइगेंड एटम्स के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, लाइगेंड्स क्या होते हैं, जो डोनेशन करें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसे, सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, जैसे कि आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि वेरियस डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एक्ट करेंगे एज मेटल्स। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है आपका कटायनिक कॉम्प्लेक्स। कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है CONH3 ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, मतलब कि मेटल कौन सा यूज़ किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है कोबाल्ट क्या है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम। अमोनिया NH3 क्या है, लिगेंड। कितने लिगेंड एटम्स हैं, 6 लिगेंड एटम्स है, जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिया अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करेगा, कोबाल्ट को। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आप देख सकते हैं 3 पॉजिटिव साइन है, तो हम कह सकते हैं ये कैसा लिगेंड है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज पूरे लिगेंड, पूरे आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके ऊपर चार्ज है 3+। क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं वो चेक करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कंपाउंड बनाया FeCN6 इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेटल एटम है आयरन, लिगेंड है Cn, और इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, 4-।
4 माइनस मीन्स दिस वन इज योर एनायनिक, और आप लोग जानते भी हैं कि 4 माइनस नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं, एनायनिक बोलते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मीन्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है NiCO होल 4 टेट्रा कार्बोनिल निकल, जिसकी हम नेमिंग अब आगे स्लाइड्स में करेंगे। IUPAC है, IUPAC इंपॉर्टेंट है आप लोग के सिलेबस के लिए, आप लोग के CBSE जितने बोर्ड्स हैं तो इसको भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। चलिए यहाँ देखिए, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इज in which your net positive charge is 3+ और you can say पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री, उसका नॉमेनक्लेचर समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने होंगे, तो एक एक करके हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। पहला इंपॉर्टेंट टर्म आता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता क्या है, व्हेन your metal atom is attached to various type of ligands and this is represented by a square bracket। जो स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है उसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल थ्राइस Cl3। इसमें चेक कर रहे होंगे कि विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट ये आपका कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो जो भी स्पीशीज ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है उसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है, आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहाँ पे कोबाल्ट है, अमोनिया है और Cl3 है। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन हुआ, सेंट्रल मेटल हुआ बेटा कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, मतलब जिसे लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें उसे हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होता है, काउंटर आयन बेटा जो ब्रैकेट के बाहर की स्पीशीज होती है उसे हम काउंटर आयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं COCN होल 6 Cl2। अब इस ब्रैकेट को, जो ब्रैकेट में स्पीशीज़ है इसे क्या बोलेंगे, हमने अभी पढ़ाया, इस स्पीशीज़ को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इसके बाहर जो स्पीशीज़ है जो कि है Cl2, वो क्या है, वो है बेटा काउंटर आयन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास कंपाउंड है CONH3 होल 6 Cl3। चलिए इसमें बताइए कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है और काउंटर आयन क्या है। अब देखें ब्रैकेट के अंदर ये स्पीशीज लिखी हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये जो आपके ब्रैकेट के बाहर स्पीशी लिखी हुई जो कि है Cl3, इसे हम कहेंगे दिस इज योर काउंटर आयन। ये क्या है, काउंटर आयन। क्लियर है। अगर हम पूछे बेटा यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, क्योंकि सेंट्रल एटम भी हम पढ़ा चुके हैं, सेंट्रल एटम है बेटा यहाँ कोबाल्ट। कोबाल्ट। और लिगेंड क्या है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो है अमोनिया। अमोनिया इज द लिगेंड विच इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू कोबाल्ट एटम। क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स वो स्पीशीज़ होती हैं जो बच्चों मेटल एटम से अटैच्ड होती हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर लाइगेंड्स, लाइगेंड्स आर द स्पीशीज विच इज बाउंड टू सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी इससे पहले भी कराया गया था पिछली स्लाइड में, क्या था, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक कॉम्प्लेक्स कराया था COF6 3-। चलिए अब बताइए यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम, इट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट इज सेंट्रल मेटल एटम। एंड व्हाट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द लाइगेंड। फ्लोरीन क्या है, लाइगेंड है।
क्या आप लोग बता सकते हैं किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? कटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल। तो आप लोग देख रहे हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लिगेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। तो एक एक करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स को समझेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। लाइगेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला टाइप ऑफ लिगेंड है मोनोडेंटेट लाइगेंड। क्या होते हैं मोनोडेंटेट लाइगेंड? इसके आप लोग वर्ड से ही समझ सकते हैं। मोनो मतलब होता है बेटा सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। डेंटेट मीन्स डेंटिसिटी, मतलब कितने ये बॉन्ड बनाएगा किसी मेटल एटम के साथ। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स इट फॉर्म विद लाइगेंड। कौन कौन से होते हैं लाइगेंड्स ये? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, ये जितने आपको लिगेंड्स यहाँ देख रहे हैं ये सब मोनोडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं। मोनो मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनाएंगे मेटल एटम के साथ। और कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? जैसे कि H2O, H2O क्या है? वाटर। NH3। अब आप सभी बच्चे जानते होंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे किसी भी मेटल एटम को। सिमिलरली F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस एंड OH माइनस, इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट करेंगे नेगेटिव आयंस। तो इसे हम कहते हैं दीज आर चार्ज्ड ligands and these are neutral ligands. न्यूट्रल ligands। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास CO F6 3- और दूसरा कॉम्प्लेक्स है CO NH3 होल 6 3+। चलिए आप लोगों ने दोनों कॉम्प्लेक्सेस में देखा, दोनों में मेटल आयन कौन है? कोबाल्ट है। यहाँ भी कौन सा है? कोबाल्ट है। लिगेंड है F, फ्लोरीन क्या है आपका? लिगेंड है, जो कि कैसा है? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मीन्स कोबाल्ट के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब एक ही बॉन्ड बनाएगा तो उसको देखते हैं बच्चों कैसे वो बॉन्ड बनाता है। कोबाल्ट मैंने बनाया, देन कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन। सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे, दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? कोबाल्ट के साथ। ठीक है, तो यही आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोडेंटेट क्या होता है? जो कि मेटल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए। तो एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा कोबाल्ट के साथ। अगला एग्जाम्पल CONH3 होल 6, कोबाल्ट बनाएगा 6 बॉन्ड्स किसके साथ? अमोनिया के साथ। क्लियर हुआ है सभी को? तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि F माइनस एक ही बॉन्ड बना रहा है जो कि चार्ज लाइगेंड है, और NH3 भी एक ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों? F आपका नेगेटिव है, चार्ज है, जबकि NH3 कैसा है? न्यूट्रल लाइगेंड है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले लाइगेंड के टाइप पे, जो कि है डाइडेंटेट लाइगेंड। अब डाइडेंटेट लाइगेंड्स क्या होते हैं? जिनके पास 2 डोनर एटम्स हो। जैसे कि पिछला जो हमने पढ़ा था मोनोडेंटेट, उसमें कैसा था? सिंगल डोनर एटम। कैसा था? सिंगल डोनर एटम, सिंगल डोनर एटम। जबकि बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लाइगेंड्स क्या होते हैं? जिसमें 2 डोनर एटम्स होते हैं। देयर आर 2 डोनर एटम्स। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वो चेक करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है C2O4 2-। C2O4 2-। इसका स्ट्रक्चर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ध्यान से चेक करेंगे। C2O4 2- मतलब कि COO-, COO-।
अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे कितने डोनर एटम्स हैं जो कि मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों 2 डोनर एटम्स हैं। कौन कौन से? एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन। तो लेट्स से आपके पास मेटल एटम है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन्स देगा कौन? ये O अपना इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को देगा। सिमिलरली अगला ऑक्सीजन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को देगा। तो यहाँ पे कितने डोनर एटम्स हुए? 2 डोनर एटम्स। नाउ इट इज़ चार्ज और न्यूट्रल, ये चार्ज है कि न्यूट्रल है? आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर चार्ज है, O के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और इस O के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स C2O4 इज अ चार्ज्ड लाइगेंड। ये कैसा है? चार्ज्ड लाइगेंड। ये बच्चों चार्ज और न्यूट्रल लाइगेंड्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू हम ये समझेंगे कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आता है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला डाइडेंटेड लाइगेंड है हमारा EN। व्हाट इज EN? EN इज इथेन 1,2 डाईअमाइन। अब इसका स्ट्रक्चर बच्चों इंपॉर्टेंट है। इथेन 1,2 डाईअमाइन होता है CH2 CH2 के साथ लगा होगा NH2 और इस CH2 के साथ लगा होगा NH2। अब आप लोग यहाँ देखिए, नंबरिंग करते हैं 1 2, 1 के साथ एक NH2, सेकेंड के साथ दूसरा NH2, तभी कहा गया ईथेन, क्योंकि 2 कार्बन के लिए जो आपका नॉमेनक्लेचर होता है वो ईथेन होता है। पहले कार्बन पे भी NH2 लगाए तो 1 और दूसरे कार्बन पे NH2 लगाए तो 1,2 डाईअमाइन। अब लेट से आपके पास मेटल एटम है जो कि है कोबाल्ट, तो होगा क्या? नाइट्रोजन का लोन पेयर और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोबाल्ट को, ये लोन पेयर भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? किस टाइप का लाइगेंड हो गया? डाइडेंटेट लाइगेंड हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट योर टाइप ऑफ लाइगेंड इज पॉलीडेंटेट लाइगेंड। इसको समझते हैं। पॉलीडेंटेट लाइगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर जो आप लोग ध्यान से समझेंगे। पॉलीडेंटेट लाइगेंड में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है EDTA4-। EDTA4-। होता क्या है ये बच्चों एक हेक्साडेंटेट लाइगेंड है। कैसा है? हेक्साडेंटेट लाइगेंड। अब इसके नाम से ही समझ सकते हैं, हम मोनोडेंटेट पढ़ा था। मोनोडेंटेट मतलब कि सिंगल बॉन्ड, डाइडेंटेट मतलब कि 2 बॉन्ड, और हेक्साडेंटेट मतलब कि 6 बॉन्ड। क्योंकि हेक्सा आप लोगों ने IUPAC में समझा होगा हेक्सेन मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो हेक्साडेंटेट मीन्स कितने बॉन्ड्स? 6 बॉन्ड। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। EDTA4- मतलब कि E होता है इथिलीन, D होता है डाईअमाइन, ED, T मतलब होता है टेट्रा और A मतलब होता है एसीटेट। इथिलीन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। इथिलीन डाईअमाइन, इसे पिछला जो हमने डाइडेंटेट पढ़ा था जो कि था CH2 NH2 उसका नाम था इथेन 1,2 डाईअमाइन। वही जैसा वो था उसी तरह इसे भी बनाएंगे। इथिलीन डाईअमाइन का स्ट्रक्चर होता है CH2 देन N देन एसीटेट होता है CH2COO- देन CH2COO- and CH2COO-। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डाईअमाइन टेट्राएसीटेट। अब यहाँ पे देखते हैं कि डोनर एटम्स कितने हैं। देखो, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर, एक डोनर एटम, नाइट्रोजन का दूसरा लोन पेयर, दूसरा डोनर एटम, ऑक्सीजन O-, तीसरा डोनर एटम, ये O-, चौथा डोनर एटम, ये O-, पांचवा डोनर एटम और ये छठा। तो कितने डोनर एटम्स हुए? 6 डोनर एटम्स हुए। कौन कौन से बच्चों? 2 नाइट्रोजन के और 4 ऑक्सीजन के। ये हम लिख भी देते हैं, नीट में पूछा गया है। 4O and 2N, तो टोटल कितने हुए? 6 डोनर एटम्स हुए। क्लियर है? लाइगेंड समझ में आ गया। तो लाइगेंड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के लाइगेंड्स हैं। फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेट मतलब कि सिंगल डोनर एटम, नेक्स्ट इज डाइडेंटेट और बाइडेंटेट मीन्स 2 डोनर एटम्स, एंड लास्ट वन इज हेक्साडेंटेट which contains 6 donor atoms. Now moving to next part,
लिगेंड्स खत्म हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स में। एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स क्या होते हैं? ये हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कि ऐसे लाइगेंड जिनमें दो डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एक बार में बच्चों सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है NO2-। अब आपके पास मान लो मेटल एटम है M और लिगेंड है NO2, ठीक है। तो लिगेंड जो है यहाँ पे NO2 है, तो यहाँ पे एक एटम नाइट्रोजन का है और दूसरा एटम ऑक्सीजन का है। अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा तो इसके पास एक साइट ये हो गई, और अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन तो ये दूसरी साइट हो गई। तो एक ही लिगेंड के अंदर दो साइट्स हैं, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या लिखी? अ लाइगेंड विच कैन लाइगेट थ्रू टू डिफरेंट डोनर एटम, जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं लेकिन डोनेशन बस वन एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही एटम होगा जो डोनेशन करेगा, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। अगर दोनों एक साथ कर देते तो उसे हम कहते हैं बाइडेंटेट लाइगेंड। क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लाइगेंड। क्लियर है? इसे हम बोलेंगे नाइट्राइटो N, और इसे हम बोलेंगे नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो N क्यों बोला गया? बिकॉज नाइट्राइटो जो कि NO2 है इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसलिए नाइट्राइटो N। इसमें ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसे बोला गया नाइट्राइटो O। क्लियर है? चले नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमें एक एक टर्म को बहुत ध्यान से समझना होगा। तो नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा जो मेटल एटम जितने लिगेंड से अटैच्ड होगा बाय सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल एटम। मतलब कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है NiCl4 2-। चलिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे। निकल हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और निकल के साथ Cl4 लगा है। Cl4 भी पढ़ाया गया था, एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है। मोनोडेंटेट मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। तो एक Cl एक बॉन्ड बनाएगा तो 4 Cl कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। मतलब कि आपका स्ट्रक्चर होगा Cl Cl और Cl। दैट मीन्स कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल CrEn होल ट्वाइस Cl2+। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्रोमियम दो लिगेंड्स के साथ अटैच्ड है। कौन कौन से? पहले बेटा लगा हुआ है En और दूसरा लगा है Cl2। En अभी पढ़ाया गया था, ये एक डाइडेंटेट लिगेंड होता है जिसका स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है। कितने डोनर एटम्स होते हैं? एक नाइट्रोजन का डोनर एटम और यहाँ अगला नाइट्रोजन का डोनर एटम। ठीक है। क्लोरीन कैसा होता है? मोनोडेंटेट। ये कैसा है? मोनोडेंटेट। जबकि En कैसा है? डाइडेंटेट। कैसा है? डाइडेंटेट। इसका मतलब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? कितने बॉन्ड्स बनाएगा ये? En डाइडेंटेट है तो एक En 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 En 4 बॉन्ड बनाएंगे और 2 क्लोरो 6 बॉन्ड बनाएंगे। मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज 6। व्हाई? बिकॉज En is making how many bonds? 4 bonds and Cl2 is making how many bonds? 2 bonds. That means total is 6 bonds. Hence the coordination number is 6. क्लियर हो गया सभी को? चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल कर लेंगे तो टॉपिक ये क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इज आपके पास है कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 4 Cl2। बताइए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कोबाल्ट का? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अमोनिया कैसा टाइप ऑफ लिगेंड है, मतलब कि मोनोडेंटेट है या डाइडेंटेट है। अभी बताया गया था NH3 कैसा होता है? मोनोडेंटेट।
और Cl कैसा है, Cl भी मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो कोबाल्ट कितने बॉन्ड बनाएगा अमोनिया के साथ, 4 बॉन्ड, और क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं, CO NH3 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 Cl और Cl। तो आप लोग चेक कर रहे हैं, 4 अमोनिया थे, 4 अमोनिया मैंने यहाँ लगा दिए, 2 क्लोरो थे, 2 क्लोरो यहाँ लगा दिए। कितने बॉन्ड्स हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज 6। अब मुझे लगता है ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू आप वीबीटी के क्वेश्चंस लगा पाएंगे। वीबीटी के क्वेश्चन 3 मार्कर आते हैं, 5 मार्कर भी आते हैं। तो इसको समझने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। जो चार्ज सेंट्रल मेटल एटम, जो कि आप देख सकते हैं निकल है सेंट्रल मेटल एटम, क्रोमियम है सेंट्रल मेटल एटम, इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। चलिए एग्जांपल के थ्रू करते हैं। पहला एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस। मुझे निकालना है निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो क्या करेंगे, इसे बच्चों ले लो x ले लिया। Cl क्या बनाता है, Cl बनाता है नेगेटिव। अब आप लोग सब बच्चे जानते होंगे Cl क्या बनाता है, नेगेटिव। कितना नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो कितने लगे हुए हैं, 4। सो x प्लस 4 इंटू -1। 4 इंटू -1 क्यों किया गया, क्योंकि क्लोरो 4 थे और Cl बनाता क्या है, -1 बनाता है। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, 2 माइनस है चार्ज, सो इक्वल टू -2। ये बात समझ में आ गई। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। x 4 इंटू -1 -4 इक्वल टू -2। सो x आ जाएगा यहाँ पे +2। दैट मीन्स निकल के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट क्या निकल के आई है, Na2+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CrEn होल ट्वाइस Cl2, CrEn होल ट्वाइस Cl2 और ब्रैकेट के बाहर लगा है प्लस। याद रखें जो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लगा हो वो इक्वल टू के उस तरफ लगाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको। चलिए निकालना है हमें क्रोमियम का, जो कि है मेटल एटम। यहाँ हम लोग देख ही रहे हैं मेटल एटम का हमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे लेंगे x, अब प्लस En कैसा लिगेंड होता है, En होता है बच्चों न्यूट्रल लिगेंड। क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। स्ट्रक्चर आपको याद ही होगा, CH2 NH2 CH2 NH2। अब आप लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, कोई चार्ज तो है नहीं इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं है, तो इसे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। सो x प्लस 2 इंटू 0 देन प्लस Cl2 लिखा हुआ है। इससे पहले क्वेश्चन में Cl क्या लिखा गया था, माइनस लिखा गया था। अब यहाँ पे 2 है तो क्या होगा, 2 इंटू -1 इक्वल टू में क्या है आगे, प्लस, सो +1। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0, x ये 2 इंटू -1 -2 इक्वल टू +1। सो x -2 इक्वल टू +1 आ जाएगा, x इक्वल टू 3। दैट मीन्स क्रोमियम के ऊपर जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है 3+। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने ले लिया है FeCN होल 6 4 माइनस, और मुझे यहाँ पता लगाना है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। कैसे पता करेंगे, इसको क्या ले लें, x ले लिया। Cn क्या बनाता है, आपको मोनोडेंटेट में कराया गया था, Cn बनाता है नेगेटिव। कितने हैं, 6 नेगेटिव है। सो x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, -4 इक्वल टू -4। सो x क्या आ जाएगा, x -6 इक्वल टू -4, तो x आ जाएगा यहाँ +2। दैट मीन्स व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन आयरन, इट इज Fe2+।
ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। चलिए नेक्स्ट, अब हम बच्चों पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, क्योंकि अब हम तैयार हैं IUPAC को समझने के लिए। IUPAC करने से पहले हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पढ़ा दिए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया है, टाइप ऑफ लाइगेंड्स बता दिए हैं। अब हम पूरी तरह तैयार हैं आपका IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे श्योर आता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, बस एक सिंपल रूल, एक छोटा सा रूल जो कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, CLMOA। इसी रूल के थ्रू हम सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो लिखा हुआ है फॉलो दिस सीक्वेंस, आपको क्या करना है, बस इसे लर्न करना है। CLMOA होता क्या है, इसको एक एक करके पार्ट को समझेंगे। C मतलब होता है बच्चों कटायन, L मतलब होता है लाइगेंड, M का मतलब होता है मेटल, A का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और A का मतलब होता है अनायन। तो यही रूल हम फॉलो करेंगे। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए हमें ये रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम कटायन का नाम लिखेंगे, देन लिगेंड का नाम लिखेंगे, देन मेटल का नाम लिखेंगे, देन ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन अनायन। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कटायन और अनायन के नंबर नहीं लिखे जाएंगे। नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर नॉट रिटन। कभी भी एटायन और एटायन के नंबर आप लोग नहीं लिखेंगे, बस किसके नंबर लिखेंगे, लिगेंड के नंबर हमेशा लिखेंगे। क्लियर है? अब इसको आगे पढ़ने के लिए हमें एक एग्जाम्पल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, नेमिंग करनी है। ठीक है, नेमिंग कैसे करेंगे, पहला रूल क्या था, सबसे पहले क्या लिखना है, कटायन लिखना है। तो कटायन क्या है, पोटेशियम, के क्या है, कटायन है, तो सबसे पहले लिखा पोटेशियम। क्या हम इसे टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि रूल बताया गया था कि कटायन का नंबर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा जाएगा लिगेंड। लिगेंड यहाँ पे क्या है, CN है, तो CN को क्या बोलते हैं, CN को यहाँ बोलेंगे हम सायनो। क्या बोलेंगे, सायनो। तो लिखेंगे कितने सायनो, 6 सायनो, पोटेशियम हेक्सा सायनो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है Fe, क्योंकि इसके बाद हम लिखेंगे मेटल। अब मेटल यहाँ पे Fe है, तो इसके लिए एक रूल की ज़रूरत और होगी, क्योंकि अब मेटल को IUPAC में लिखा जाए या इंग्लिश नेम में लिखा जाए, इसके लिए एक रूल समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो अगला रूल है, पहला रूल ये हो गया। अगला रूल है CAAPE। क्या होता है ये, CAAPE मतलब कि कटायन, एब्सेंट, A मतलब एब्सेंट, A मतलब होता है अनायन, और P मतलब होता है प्रेजेंट। इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम मतलब कि अगर कटायन एब्सेंट हो और अनायन प्रेजेंट हो तो हम मेटल को इंग्लिश नेम में लिखेंगे, और इसी का ऑपोजिट, अगर कटायन प्रेजेंट हो और अनायन एब्सेंट हो तो उसे IUPAC में लिखेंगे। अब ये क्या फंडा है, इसको समझते हैं। Fe का इंग्लिश नेम और IUPAC नेम क्या होता है उसको देखते हैं। देखो, Fe को बोलते हैं आयरन, सही बच्चे जानते ही होंगे, Fe को बोलते हैं आयरन। तो इसका IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC में Fe को बोला जाता है फेरेट। क्या बोला जाता है, फेरेट। करना क्या है बच्चों, 8 लगा देना है। ठीक है, अगला कोई दूसरा मान लो मेटल ले लिया, हमारे पास है CO। CO को क्या बोलते हैं, CO को बोलते हैं कोबाल्ट। क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, कोबाल्टेट। क्या होगा, कोबाल्टेट।
क्लियर है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, 8 लगा देना है। नेक्स्ट निकेल, Ni को क्या बोलते हैं इंग्लिश नेम में, इंग्लिश नेम में से बोलते हैं निकेल। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम होगा इसका निकेलेट। क्लियर हो गया सभी को। चलिए तो इसको देखते हैं। यहाँ पे कटायन एब्सेंट अनायन प्रेजेंट इंग्लिश नेम, और अगर कटायन प्रेजेंट होगा तो क्या लिखेंगे, IUPAC नेम। अब कटायन यहाँ प्रेजेंट है, ये क्या है K प्लस क्या होता है, कटायन ही तो होता है, तो क्या लिखेंगे आपका यहाँ पे लिखेंगे फेरेट। फेरेट लिखने के बाद आगे है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम सीखा हुआ है, अभी बताते हैं क्या आएगा इसका। देखो K4 मतलब कि K बनाता है +1, क्या बनाता है +1, और 4 हैं तो क्या आएगा 4 प्लस Fe हमें कैलकुलेट करना, तो इसको ले लिया x। Cn बनाता है नेगेटिव, एक के लिए तो 6 के लिए -6 इक्वल टू 0, तो x यहाँ से निकल जाएगा +2। +2 को हमेशा रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है, तो रोमन में ही इसे लिखेंगे। रोमन में क्या लिखेंगे आगे 2। ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, एक एक करके उन क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ राइट द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड्स। पहला कंपाउंड है यहाँ पे CrNH3 होल थ्राइस Cl3। सबसे पहले दो रूल्स को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ClMOA। इसी ऑर्डर में हम किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने वाले हैं। और अगला रूल मैंने बताया था CAAPE, मतलब कि कटायन अगर एब्सेंट होगा, अनायन प्रेजेंट होगा, तो इंग्लिश नेम में लिखेंगे किसको, आपके मेटल एटम को। देखें यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो क्रोमियम आपका मेटल एटम है, NH3 क्या है, लिगेंड है, और Cl3 भी क्या है, लाइगेंड है। क्या आप लोग बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर अभी पढ़ाया हुआ था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 6। कैसे होगा 6? क्योंकि क्रोमियम 3 बॉन्ड बनाएगा अमोनिया के साथ और 3 बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, तो कितने बॉन्ड हुए टोटल, 6 बॉन्ड्स हुए। नेमिंग में आते, सबसे पहले लिखा जाता है कटायन। क्या कटायन इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है? नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है लाइगेंड। लाइगेंड यहाँ कौन है? NH3 है, और NH3 कितने हैं बच्चों यहाँ पे? NH3 यहाँ पे 3 है, 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन। इसके बाद अगला लिगेंड है Cl3, इसको बोलेंगे 3 है तो लिखेंगे ट्राई, और Cl होता है क्लोराइड। ब्रैकेट के अंदर अगर क्लोरीन हो तो उसे क्लोराइडो बोला जाता है, और अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो क्लोराइड बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोराइडो, देन आपका लिगेंड हो गया मेटल पे आते हैं। M से क्या था, मेटल था। मेटल यहाँ क्या है, क्रोमियम। Cr को क्या बोलते हैं, क्रोमियम, सो CHROMIUM। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे देखते हैं। Cr को क्या बोलेंगे, इसको X लेंगे। अमोनिया कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो कोई चार्ज नहीं होगा इस पे। नेक्स्ट Cl3, Cl क्या बनाता है, -1, -1 है तो 3 है, तो 3 क्या होगा, -3 इक्वल टू 0, सो X इक्वल टू +3। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे आप 1 2 3। ये रहा इसका IUPAC नेम। ये क्वेश्चन अभी हमने कराया था K4FeCN होल 6। क्या आया था इसका नेम, पोटेशियम हेक्सा साइनो, देन Fe को बोला गया था फेरेट, क्योंकि यहाँ पे कटायन प्रेजेंट है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया था, ये आया था 2। क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, CONH3 होल 5 Cl2। इसका नेमिंग हमें करनी है। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि यहाँ पे Cl2 मतलब कि अनायन प्रेजेंट है। अब अनायन प्रेजेंट है, इसका मतलब कोबाल्ट को इंग्लिश नेम में लिखा जाएगा कि IUPAC नेम में लिखा जाएगा। अनायन जब प्रेजेंट होता है मतलब कि कटायन एब्सेंट अनायन प्रेजेंट, तो
इंग्लिश नेम, और इंग्लिश नेम कोबाल्ट का क्या होता है? कोबाल्ट ही होता है। अगर IUPAC होता तो कहते हैं उसे कोबाल्टेट, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करते हैं। NH3 5 है, क्योंकि कटायन यहाँ पे एब्सेंट है तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लाइगेंड का। लाइगेंड यहाँ 5 है तो 5 को बोलते हैं, 5 को बोलेंगे पेंटाअमाइन, पेंटाअमाइन। देन Cl को बोलेंगे क्लोराइडो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है इसलिए बोलेंगे क्लोराइडो। देन मेटल एटम, देखें लिगेंड के बाद है मेटल एटम, तो बोलेंगे इसे कोबाल्ट, इंग्लिश नेम कोबाल्ट। देन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं X, NH3 न्यूट्रल है तो इसको ले लेंगे 0 + 0। Cl क्या बनाता है? -1, सो -1, और Cl2 भी बनाता है -1, तो 2 है तो -2 = 0, तो X निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3, यहीं आप ब्रैकेट में लिख देंगे 3। अब ध्यान देने की बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर के बाद लिखा है अनायन, क्या यहाँ पे अनायन प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। ब्रैकेट के बाहर चेक करें, ब्रैकेट के बाहर चेक करेंगे तो Cl2 लिखा हुआ है, Cl2 मतलब कि क्लोराइड। अब डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि अनायन और कटायन का नंबर नहीं लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अगले कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो कि है COCl2En होल ट्वाइस Cl। इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसको ले लिया X, देन Cl2, Cl बनाता है माइनस, सो -2 क्योंकि 2 क्लोरीन है। En होता है हमारा न्यूट्रल लाइगेंड, कैसा होता है? न्यूट्रल लाइगेंड, मतलब कि 0, और Cl बनाता है -1, तो -1 = 0, तो X यहाँ निकल के आ जाएगा 3। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। नेमिंग करते हैं। Cl2 लिखा हुआ है सबसे पहले, मतलब कि यहाँ पे चेक करें कि कटायन तो एब्सेंट है, कटायन एब्सेंट है तो हम उसकी नेमिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा लाइगेंड, लाइगेंड है Cl2 तो क्या बोलेंगे? डाई क्लोराइडो, ये हो गया। नेक्स्ट है En होल ट्वाइस। अब En होल ट्वाइस मतलब क्या? En होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, और यहाँ पे 2 हैं तो 2 को बोलेंगे बिस, क्या बोलेंगे? बिस। तो क्या लिखेंगे? बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, देन मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाला, कितना आया था? 3, और ब्रैकेट के बाहर है Cl, तो इसको क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ये बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसे आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ये बात समझ में आ गई है? तो यहाँ हमने 4 IUPAC नेम्स बता दिए हैं, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड वी स्टडी इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चों बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें 3 थ्योरीज को बहुत अच्छे से समझना है। पहली थ्योरी है वर्नर थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी इज VBT थ्योरी, एंड थर्ड थ्योरी इज CFT थ्योरी। तो एक एक करके हर थ्योरी को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहली थ्योरी आती है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी दी थी सबसे पहले एल्फ्रेड वर्नर ने। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था। क्या कहती है थ्योरी? देखते हैं। इट वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड वर्नर इन 1893 एंड ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्टडी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टार्ट की थी, पढ़ाई थी, बताई थी। ही एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर, इन्होंने एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर को, उसके फॉर्मेशन और नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग का नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इसके बारे में तुम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो नेचर था वो बताया था वर्नर थ्योरी ने। किस कंपाउंड्स पे इन्होंने काम किया? इन्होंने काम किया कोबाल्ट, क्लोराइड एंड अमोनिया के कंपाउंड्स पे। एक एक करके हम एक एक कंपाउंड को लिखेंगे और उसकी रिएक्शन कराएंगे। पहला जो कॉम्प्लेक्स है जो कि इन्होंने लिया था वो लिया था COCl3.6NH3 और इन्होंने इसे ट्रीट किया AgNO3 के साथ। एक्सेस लिया था इन्होंने। ये क्या बना? आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, NaCl
प्लस AgNO3 क्या बनाता है? NaCl प्लस AgNO3 मिलके बनाता है AgCl, जो कि क्या होती है? एक वाइट PPT होती है, वाइट PPT होती है, प्लस NaNO3। अब यहाँ पे 1 मोल AgCl बनाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे NaCl मतलब कि कितना क्लोरो है? सिर्फ एक ही क्लोरो है। अब इस कंपाउंड में देखते हैं, इस कंपाउंड में कितने क्लोरो हैं? 3 क्लोरो हैं। तो 3 क्लोरो हैं तो कितने AgCl मिलने चाहिए? यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ AgCl, 3 मोल्स ऑफ AgCl। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इन्होंने कंपाउंड लिया जो कि था COCl3.5NH3। अच्छा, इसमें बच्चों लिगेंड्स कौन कौन से हैं? हम कह सकते हैं यहाँ पे लिगेंड अमोनिया का है और Cl का है। इसको भी इन्होंने ट्रीट किया एक्सेस AgNO3 के साथ। क्या मिला? कितने मोल AgCl मिलने चाहिए थे? 3, लेकिन मिले बच्चों सिर्फ 2 मोल AgCl। यहीं से बच्चों स्टार्टिंग हुई कि कैसे कोई कंपाउंड, कोई मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अगला कॉम्प्लेक्स COCl3.4NH3 प्लस एक्सेस AgNO3। इन्होंने बनाया यहाँ पे 1 मोल AgCl, जबकि क्लोरो कितने हैं? क्लोरो यहाँ पे 3 है, फिर से 3 है, 1 मोल AgCl बनाया। अगला कॉम्प्लेक्स लिया इन्होंने COCl3.3NH3। क्या कॉम्प्लेक्स बनाया एक्सेस AgNO3 के साथ मिलके? ये बनाया इन्होंने 0 मोल AgCl, एक भी मोल AgCl का नहीं मिला, मतलब कि नो वाइट PPT। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया, ये चेक करते हैं। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बनाएं तो देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनाएगा। पहला कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं CONH3 ब्रैकेट में रखा है और बाहर रखा है Cl3। अब यहाँ पे Cl3 ये जो है ये आपका काउंटर आयन है। आपको कल काउंटर आयन पढ़ाया गया था। जो ब्रैकेट के बाहर स्पीशी लिखी जाती है उसे काउंटर आयन बोला जाता है, और जो अंदर स्पीशी है उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इसे बोला जाता है काउंटर आयन। बच्चों, जो काउंटर आयन होता है वो आयोनाइजेबल होता है, मतलब कि आयोनाइज हो जाता है, और जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो नॉन आयोनाइजेबल है, मतलब इसमें जो लाइगेंड्स होंगे ये आयोनाइज नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ पे कितने काउंटर आयन है? 3 काउंटर आयन, इसलिए कितने मोल AgCl मिले? 3 मोल्स AgCl हमें मिल गए। अगले कॉम्प्लेक्स में आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ क्लोरो तो 3 थे लेकिन मिले सिर्फ हमें 2 मोल AgCl। इसका मतलब यहाँ पे काउंटर आयन सिर्फ 2 हैं, काउंटर आयन 2 हैं, इसीलिए हमें 2 मोल AgCl मिले हैं। इसका हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CONH3(5)Cl, और ब्रैकेट के बाहर रख दिया है हमने Cl2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? इट इज 6। यहाँ पे भी 6 था क्योंकि कोबाल्ट ने 6 अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाए। यहाँ कोबाल्ट ने 5 अमोनिया के साथ और 1 क्लोरो के साथ। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6 हुआ। यहाँ काउंटर आयन कितने हैं? काउंटर आयन यहाँ पे Cl2 है, मतलब कि 2 क्लोरो हैं, इसीलिए बच्चों यहाँ पे कितने मोल AgCl मिले? 2 मोल AgCl मिले। अब आप लोग का ये काम है कि इसके केस में, लास्ट के केस में ये बताएंगे कि यहाँ पे कितने काउंटर आयन्स हैं। देख के आप लोग समझ गएंगे कि काउंटर आयन यहाँ पे एक भी नहीं है, तभी यहाँ पे कितने मोल AgCl मिले हैं? 0 मोल AgCl मिले हैं। ये बात समझ में आ गई? वर्नर थ्योरी ने यह भी बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। एक एक करके उसे हम समझेंगे। देखिए, प्राइमरी वैलेंसी बच्चों होती है आपकी आयोनाइजेबल वैलेंसी, जो कि आयोनाइज हो पाए, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयोनाइजेबल, जो कि आयोनाइज नहीं करती है। तो इसको हम एक एक करके क्लासीफाई करेंगे। सो वर्नर एक्सप्लेन्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी and second is secondary valency. secondary valency। अब प्राइमरी वैलेंसी होती है आयोनाइजेबल, मतलब कि आयोनाइज करेगी, और सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयोनाइजेबल, मतलब कि आयोनाइज नहीं करेगी। ये बच्चों स्पीशी वो होगी जो ब्रैकेट के अंदर आएगी, और ये जो स्पीशी होगी ये ब्रैकेट के बाहर आएगी, आउटसाइड द ब्रैकेट, आउटसाइड द
ब्रैकेट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है CONH3 होल 6Cl3। मैंने पूछा बेटा इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी होगी जो आउटसाइड द ब्रैकेट, आउटसाइड द ब्रैकेट कौन है, Cl3 है, सो दिस इज योर प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयोनाइजेबल, जो कि आयोनाइज नहीं करेगी, मतलब कि आपकी ये वाली वैलेंसी, ये है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, एंड दिस इज नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइज नहीं होती है। तो अगर इस कंपाउंड में हम एक्सेस AgNO3 ऐड करते हैं तो हमें कितने मोल AgCl मिलेगा, कितने Cl3 हैं ब्रैकेट के बाहर, 3 Cl3 बाहर हैं, तो कितने मोल AgCl मिलेगा, 3 मोल AgCl मिलेगा। इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो इसे हम ध्यान से समझ चुके हैं। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चों कर लेते हैं जिससे ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ PdCl2.4NH3 if it gives 2 moles of AgCl in excess AgNO3? क्या सेकेंडरी वैलेंसी होगी PdCl2.4NH3 की वो 2 मोल्स AgCl का दे, ठीक है। अच्छा, यहां से आप ये समझ चुके हैं कि 2 मोल AgCl मिल रहा है, इसका मतलब कि Cl2 ब्रैकेट के बाहर होगा, आउटसाइड द ब्रैकेट होगा, तभी तो बच्चों ये कितने मोल दे रहा है, 2 मोल AgCl दे रहा है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्रैकेट बना लेंगे और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे Cl2। ये बात समझ में आई। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, आपका कॉम्प्लेक्स था PdCl2.4NH3, इसका मतलब अंदर लिखेंगे PdNH3 होल 4। अब बच्चों Cl2 क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, और NH3 होल 4 क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे कितने आयोनाइजेबल हैं आपके, 4, सॉरी NH3 क्या है, नॉन आयोनाइजेबल है, जबकि Cl2 क्या है, आयोनाइजेबल है। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो आंसर क्या निकल के आया इस क्वेश्चन का, आंसर आया है 4, जो कि है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि आपके पास एक कंपाउंड है COCl3.4NH3, ठीक है, और ये बच्चों एक्सेस AgNO3 में दे रहा है 1 मोल AgCl। कितना दे रहा है, एक्सेस AgNO3 में 1 मोल AgCl दे रहा है। तो हमें बताना है व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, इसके लिए आप चेक करिए कि कितने मोल AgCl मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर आप लिखेंगे 1 Cl। तो बचा क्या बच्चों, अगर इसमें से 1 Cl हटा दो तो यहाँ पे कितने Cl बचेंगे, 2 Cl बचेंगे, और कितने अमोनिया बचेंगे, 4 अमोनिया बचेंगे। तो हम इसे लिखेंगे CONH3 होल 4 देन Cl2। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों ये रही है आपकी, जो कि 4 अमोनिया है, 2 क्लोरो है, तो कितना हुआ टोटल, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया है। यहाँ पे काउंटर आयन कितने होंगे, काउंटर आयन सिर्फ 1 होगा, जो कि 1 क्लोरो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने मोल AgCl मिल रहे हैं, 1 मोल AgCl मिल रहा है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको इसका IUPAC नेम लिखना है, क्योंकि IUPAC नेम आपको अभी पढ़ाया गया था, ठीक है। IUPAC नेम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू आवर नेक्स्ट थ्योरी विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन इसी थ्योरी से आता है। तो एक एक करके इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, उसको हम समझेंगे। क्लियर। वर्नर थ्योरी से ये थ्योरी कैसे अच्छी है, वर्नर थ्योरी में हमें ये नहीं बताया गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर क्यों आता है, ठीक है, जबकि इस थ्योरी में इसके बारे में थोड़ी सी बात होगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन भी बताएंगे, ये भी बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं, जबकि डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स मैग्नेट से वीकली रिपेल होते हैं। तो ये भी हमें इस कंपाउंड्स, इस थ्योरी के थ्रू पता चलेगा।
ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये थ्योरी दी किसने, इट वाज गिवन बाय पॉलिंग इन 1931। ये थ्योरी क्या क्या बताएगी, बॉन्डिंग बताएगी, फॉर्मेशन बताएगी, नेचर बताएगी, ज्योमेट्री बताएगी। ज्योमेट्री मतलब कि आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, या फिर डिफरेंट जो ज्योमेट्रीज होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है वो भी हम इस थ्योरी के थ्रू पता चलेगा। आ जाते हैं इसके मेन पोस्टुलेट्स पे। पहला पोस्टुलेट कहता है द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। सेंट्रल मेटल एटम क्या था, जो आपका मेटल एटम था। मेटल एटम में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिसमें लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या Cl- अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो जिसके पास वैकेंसी होगी वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। सो लिगेंड्स क्या करेंगे, लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे किसे, सेंट्रल मेटल एटम को। जैसे कि फॉर एग्जांपल CONH3 होल 6 3+, इसमें हमारा सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है। दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम। और NH3 क्या है हमारा, लाइगेंड है। अब लाइगेंड क्या करेगा बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा किसे, मेटल एटम को। वाई, बिकॉज सेंट्रल मेटल एटम हैज वेकेंट ऑर्बिटल्स, इसके पास खाली ऑर्बिटल्स पड़े होंगे, क्योंकि बच्चों खाली ऑर्बिटल्स होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे पाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करता है तो जो आपके वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन अंडर को करेंगे, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये कुछ स्पेसिफिक इक्विवेलेंट ज्योमेट्रीज प्रोड्यूस करेंगे जो कि होंगी ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ गई। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ठीक है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपका जो कंपाउंड होगा वो होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब कि वीकली रिपेल फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेट की तरफ से वीकली रिपेल हो जाएगा। जबकि इफ इट कंटेन्स वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, तब आप कॉम्प्लेक्स को कहेंगे ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हंट्स रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। हंट्स रूल आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा क्लास 11th में। हंट्स रूल क्या कहता है कि आपको जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है तो आप सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में फिल करेंगे, देन आप उसकी पेयरिंग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 3d6 मैंने लिखा है। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो सबसे पहले एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखें, 1 2 3 4 5। सब में जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तब आप पेयरिंग करना शुरू करेंगे, मतलब छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इधर आएगा। ये बात समझ में आ गई। ये था आपका हंट्स रूल। हाउएवर, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दिए गए हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आया CO NH3 CN- EN-, तब आप इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देंगे। उसके अलावा जितने भी लाइगेंड्स हैं उसमें आप पेयरिंग नहीं कराएंगे। एग्जाम्पल F-, Cl-, Br- और वाटर, जो कि क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स। और आगे लिखा भी हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डू नॉट पेयर अप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, और इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिस पे कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। पहले क्वेश्चन में आते हैं FeCN होल 6 4-। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे मेटल कौन है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम है आयरन। ये क्या है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड क्या है बच्चों, CN-, दिस इज योर लिगेंड। चार्ज क्या है इसके ऊपर, 4-, दैट मीन्स इट इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अनायनिक कॉम्प्लेक्स हमने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या था, जिसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज हो उसे अनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्योंकि Fe Cn के 6 लिगेंड्स के साथ लगा हुआ है और Cn कैसा लिगेंड है, Cn है बच्चों एक मोनोडेंटेट लाइगेंड। क्या है, मोनोडेंटेट लाइगेंड, दैट मीन्स एक ही बॉन्ड बनाएगा और एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा तो 6 लिगेंड 6 बॉन्ड बनाएंगे, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अब निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका आप लोगों को बताया गया था। इसको क्या लो x, Cn बनाता है -1, सो -6 इक्वल टू चार्ज कितना है -4, तो x आ जाएगा +2, दैट मीन्स आयरन इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। नाउ एग्जाम में आपको ये दिया जाएगा कि Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जो कि होता है 26, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11 में आप लोगों ने सीखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होगा Ar मतलब आर्गन गैस 4s2 3d6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है इसका 4s2 3d6। Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अभी कराया गया था कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होता है CO, एक होता है Cn, एक होता है बच्चों En और एक होता है NH3, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इलेक्ट्रॉन्स इसके केस में क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप। चलिए 4s2 3d6 तो आपका जो मेटल आयन वो किस स्टेट में है, Fe2+ स्टेट में, तो लिख लेते हैं Fe2+। Fe2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, Ar। नाउ 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, जो आउटर शेल होती है। आउटर शेल कौन सी है, 4s वाली आउटर शेल है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो बचेगा 3d6। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम इसके हाइब्रिडाइजेशन पे। 3d6 मतलब कि d में कितने ऑर्बिटल्स, d में होते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 3d, देन 4s, क्योंकि 4s यहाँ पे क्या है, वेकेंट है। 4s आ गया तो 4p भी आएगा, लेकिन बच्चों खाली होगा, वेकेंट होगा 4p, और आगे आएगा 4d, क्योंकि 4th शेल में अगर आप चले जाएं तो 4s भी होगा, 4p भी होगा और 4d भी होगा, लेकिन ये सब क्या होंगे, वेकेंट होंगे। और आपको पहला पॉइंट याद है, अभी VBT में कराया गया था कि मेटल आयन में फ्री वेकेंट मतलब कि वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। चलिए 3d6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, हंट्स रूल हमने फॉलो किया है। अब आपने चेक किया कि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब Cn अटैक करता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा दो, पेयरिंग कराओगे तो एक ये इसमें चला गया और ये इसमें चला गया, तो पेयरिंग होगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और आगे हैं 4s, दिस इज 3d, दिस इज 4p एंड दिस इज 4d। चलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं। अब हम लिगेंड्स फिट करेंगे। लिगेंड्स अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही देते हैं जहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंसी कहाँ पे है, पहली वैकेंसी बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Cn लिखेंगे। अगला Cn अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अगला Cn इसे देगा, अगला Cn इसे देगा, अगला Cn इसे, कितने हो गए 5, एक और होगा 6। क्या बना हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा d का ऑर्बिटल है, सो d के कितने हैं 2, सो d2, फिर है s आ गया, p के कितने यूज हो रहे हैं p3, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस वन इज d2sp3। एक पॉइंट हमें पता चल गया जो कि हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ नेक्स्ट d2sp3 में जो ज्योमेट्री आती है वो आती है ऑक्टाहेड्रल। क्या आती है, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट पॉइंट इट इज डायामैग्नेटिक और इट इज पैरामैग्नेटिक। डाया और पैरा के बारे में क्या बताया गया था, अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो डायामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे आपको क्या कोई मैग्नेटिक दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट मीन्स इट इज योर डायामैग्नेटिक। ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का भी एक क्वेश्चन पूछता है,
तीसरा पॉइंट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू, म्यू का फॉर्मूला होता है √n+2। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो म्यू भी आ जाएगा 0। ये बात समझ में आ गई है। सो इतना जो पार्ट है ये आपको करना है इस क्वेश्चन में। आपको बताना है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, आपको बताना है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा जो कि है डायामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक, और नेक्स्ट इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो कि है म्यू इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट और पूछा जाता है, इट इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर क्या होते हैं, आउटर मतलब जब अगर आपके ये वाले डी इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसे कहेंगे आउटर ऑर्बिटल, अगर ये वाले डी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल। यहाँ चेक करें कि अंदर वाले ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, अंदर वाले ऑर्बिटल मतलब कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है, दिस इज योर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई। सो यहाँ हमने इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है। हमने इसके चारों पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बता दिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है FeH2O होल 6 3+। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इससे पहले हमने मेटल एटम तो आयरन ही पढ़ा था, लेकिन इस बार H2O कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। क्या यहाँ पे पेयरिंग होगी, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले तो इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। आयरन को लिया X, H2O कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड होता है तो +6 × 0, कोई ऑक्सीडेशन नंबर, कोई ऑक्सीजन स्टेट नहीं होती है, इक्वल टू, और इसके ऊपर चार्ज है 3+ इक्वल टू +3। तो X यहाँ से निकल के आ जाएगा +3। अब +3 आ गया, दैट मीन्स Fe3+ आ गया। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन इज Fe3+ इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी इससे पिछले क्वेश्चन में कराया गया था, क्या था, Ar 4s2 3d6। अगर ऐसा है तो Fe3+ का कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये आ जाएगा Ar 3d5। अब 3d5 आ जाएगा तो d ऑर्बिटल बनाते हैं, ये आपका d ऑर्बिटल 3d देन 4s। ये काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, 4p और 4d। ठीक है, चलिए 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। नाउ आपको पहले से बता दिया गया है कि ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे तो पहला जो ऑर्बिट है जो कि खाली है, वेकेंट है किसी लिगेंड के लिए, वो है S वाला। तो S में पहले H2O अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगले के लिए अगला H2O, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन, देन फिफ्थ वन, देन सिक्स्थ वन। कितने ऑर्बिटल यूज़ हो गए, 6 ऑर्बिटल यूज़ हो गए, क्योंकि कितने लिगेंड्स थे, 6 लिगेंड्स थे। हाइब्रिडेशन क्या बना, पहला S का यूज़ हो रहा है तो S, P के 3 यूज़ हो रहे हैं P3, और D के 2 यूज़ हो रहे हैं तो D2। सो हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज sp3d2। नाउ नेक्स्ट, पहला हमें पॉइंट पता चल गया, हाइब्रिडेशन इसका हो गया sp3d2। नाउ दिस इज डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। सो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5, मतलब कि ये क्या होगा, दिस इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू √n+2। अब n+2 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 5। तो हम लिखेंगे 5 + 2, मतलब कि √ ये आ जाएगा 5 + 2 7, 7 5 35, 35 इज इक्वल टू √36 होता है 6, तो √35 क्या होगा, 6 से थोड़ा सा कम, जो कि होगा 5.9। यूनिट ऑफ दिस इज बोहर मैग्नेटॉन। ये बात समझ में आ गई। सो द हाइब्रिडेशन इज sp3d2 पैरामैग्नेटिक एंड 5.9 bm इज द मैग्नेटिक मोमेंट। चौथा पॉइंट है इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि D के आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस वन इज आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चारों पॉइंट्स बहुत ही ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ COF6 3+ नहीं है, यहाँ पे 3- होगा, 3-। चलिए आते हैं। COF6 3-। इस कॉम्प्लेक्स में हमें बताना है कि कोबाल्ट का हाइब्रिडेशन क्या है, इसका डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। F6, F में है फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लाइगेंड है। वीक फील्ड लाइगेंड है मतलब इलेक्ट्रॉन डू नॉट पेयर अप, इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप नहीं करेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, मतलब कि Ar 4s2 3d7। इसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे निकाली जाती है, कोबाल्ट को लिया X, फ्लोरीन बनाता है F-, सो -6 = -3। X कितना निकल के आ जाएगा, X आ जाएगा, -6 उधर जाएगा तो +3, दैट मीन्स CO3+। क्या आएगा, CO3+। अच्छा, CO3+ मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, CO3+ मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, बचेगा 3d6। अब 3d6 बचा तो 3d बनाते हैं। 3d बनाएंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, दिस इज 3d। नाउ नेक्स्ट इज 4s, देन 4p एंड देन 4d, देन 4d। चलिए 3d6 था, 3d6 मतलब कि 1 2 3 4 5 देन 6। ना फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या पेयरिंग होगी, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि अगले जो लाइगेंड्स आएंगे वो कहाँ आएंगे, एक एक ऑर्बिटल जो कि खाली ऑर्बिटल है उसमें जाने लग जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, पहला जो फ्लोरीन है वो जाएगा S में, अगला फ्लोरीन नेक्स्ट 4 हो गए, 2 और बचे 5 और 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, ये बना है S और P के 3 sp3d2। चलिए आप लोग बताइए कि डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसलिए ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n = 4, मतलब म्यू आएगा 4.9 के आसपास, दैट मीन्स hybridization is sp3d2. next point is its mu, that is magnetic moment is 4.9. it is dia और para, it is paramagnetic। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्लियर। ज्योमेट्री इसकी होगी बच्चों ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि जब भी 6 लिगेंड्स होते हैं तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही बनती है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इज NiCN4 2-। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल आप लोगों को करा दिए हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है। जितने एग्जाम्पल आपको कराए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NiCN4 2-। अब बच्चों आप लोग देख के बता सकते हैं कि CN कैसा लिगेंड है, CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। क्या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर अप। मेटल इज निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे X। CN कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, 4 लिगेंड है, माइनस बनाता है, X - 4 = -2, सो X = +2, दैट मीन्स Ni इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Ni का होता है एटॉमिक नंबर 28, दैट मीन्स Ar 4s2 3d8। 4s2 3d8 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3d8। क्या बचेगा, 3d8, ठीक है। अब हम d ऑर्बिटल्स को बनाना शुरू करते हैं, वही प्रोसीजर जो इससे पहले लगाया था। यह है आपका d ऑर्बिटल 3d, 1 2 3 4 5, देन 4s, देन 4p
and then 4D. 4D. 3D8. 3D8 means 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8. 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब आप ध्यान दें कि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर अप होंगे. तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पेयर अप हो जाएगा, इसमें पेयर अप हो जाएगा. पेयर अप हो जाएगा तो CN जब आया तो आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कराएं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आगे है S, दैट इज़ 4S. ये है 3D. आगे है 4P और इसके आगे है 4D. 4D. चलिए भरते हैं अब इलेक्ट्रॉन्स को. इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं. अब हमें देखना है कि लिगेंड कितने हैं. लिगेंड बच्चों हमारे पास कितने हैं, 4 CN है. तो 4 CN के लिए 4 वेकेंट स्पेस होनी चाहिए. पहली स्पेस ये खाली है तो हमने लिखा ये रहा CN, देन CN, देन CN एंड देन CN. 4 CN हमने फिल कर दिए. हाइब्रिडेशन क्या बना, पहला D का यूज़ किया गया तो D, देन S का S, देन P के 2 तो DsP2 हाइब्रिडेशन. तो हाइब्रिडेशन क्या बना, NaCN4 माइनस का DsP2. और आपको एक पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर लिगेंड 4 होते हैं तो आपकी जो ज्योमेट्री है या फिर आपका जो हाइब्रिडेशन है वो 2 तरह का होता है. लिगेंड्स अगर 4 हों तो या तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा या तो DsP2 होगा. sp3 होता है बच्चों वीक फील्ड लिगेंड के केस में और DsP2 होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में. तो ये पॉइंट अच्छे से कॉपी में नोट कर लें, याद कर लें कि जब भी आपके पास लिगेंड 4 आएंगे तो हाइब्रिडेशन या तो sp3 होगा या DsP2 होगा. sp3 कब बनेगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा. DsP2 कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा. बात समझ में आ गई. ज्योमेट्री क्या होगी इसमें, ज्योमेट्री होगी इसमें टेट्राहेड्रल. क्या होगी, टेट्राहेड्रल. और इसमें ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर. क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर. तो बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, इसकी ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर. नाउ दिस इज डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स दिस इज डायामैग्नेटिक. ये हमारी होगी डायामैग्नेटिक. इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0. वाई, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसका म्यू 0 आ गया है, इसका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा 0. चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो होगा सॉल्यूशंस, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि होगा एलिवेशन, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ध्यान से समझेंगे. तो बच्चों यहाँ हमारा ये चैप्टर एंड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे सॉल्यूशंस का टॉपिक, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. थैंक यू.